Hope so you are great. This is your mentor Nasir Yusuf. Welcome to my channel. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड इट्स डिवीजन्स. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी. लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए इन्हीं डिवीजन्स की आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं. हमने देखा था कि सबसे पहले साइंस है, देन उसकी ब्रांच बायोलॉजी है. बायोलॉजी की आगे फर्दर 3 डिवीजन्स होती हैं और उन्हीं 3 डिवीजन्स की आगे बहुत सी ब्रांचेस होती हैं टू स्टडी वेरियस एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ये बायोलॉजी की सारी ब्रांचेस नहीं है बल्कि जो आपके सिलेबस में है हमारा कंसर्न सिर्फ उन्हीं के साथ है. अब इनमें सबसे जो पहले ब्रांच है डेट इज़ मॉर्फोलॉजी. ओके, जो वर्ड मॉर्फ है इसका मतलब होता है फॉर्म एंड लॉजी मीन स्टडी. अगर आप किसी वर्ड को फ्रॉम द रूट्स स्टडी करते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए इजी होता है और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे डेवलप हो जाते हैं. सो इसी वर्ड के मीनिंग में इसकी डेफिनेशन है. मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म एंड लॉजी मीन स्टडी. सो सिंपली दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसमें हमने की वर्ड्स याद रखने हैं जो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा. जैसा कि मॉर्फोलॉजी में की वर्ड है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. अगर आप इसको याद कर लें तो आप इजीली इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो फॉर्म है, बनावट है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है. यू कैन से कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की जो मॉर्फोलॉजी है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है. एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी. इसकी 2 टाइप्स होती हैं. इट मे बी इंटरनल morphology and it may be external morphology. जैसा इनका नेम इंडिकेट कर रहा है, if we study internal structures of living organism, for example study of bone, study of heart, kidneys, the structure of kidneys and heart is called as internal morphology. And if we study external structures like hairs, हम स्किन के कलर को स्टडी कर रहे हैं, हम हाइट को स्टडी कर रहे हैं, तो ये किस में आएगा? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आएगा. राइट. सो इसकी 2 टाइप्स हैं. यानी कि हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स की फॉर्म को स्टडी कर रहे होते हैं और फिर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी फॉर्म को स्टडी कर रहे होते हैं. राइट. सो इट्स ऑल अबाउट टू स्टडी इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो सेकंड ब्रांच आपके सिलेबस में आती है डेट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स. फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ बोन, स्ट्रक्चर ऑफ बोन इज कॉल्ड एज एनाटॉमी. सो फिर इंटरनल मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या डिफरेंस हुआ? एनाटॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल मॉर्फोलॉजी और यू कैन से इंटरनल मॉर्फोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनाटॉमी. राइट. व्हेन वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, व्हेन वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, जो किडनीज है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं, उसमें फर्दर आगे उसके इनर साइड पे क्या कलरेशन होती है, कौन से इनर पार्ट्स होते हैं, ये तमाम तर बातें किस में आ जाती हैं? एनाटॉमी में आ जाती हैं. दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर.
The third branch is histology. ये जो वर्ड इसमें है फर्स्ट हिस्टो, ये जिस ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, इसका मतलब होता है टिश्यूज। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी वर्ड के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लें तो उस वर्ड की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाती है। सो सिंपली दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज, लेकिन ये इसकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन ये है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ tissues is called as histology. Why so called as microscopic study? Because tissues cannot be seen by naked eye. वो एनिमल्स के टिश्यूज़ हैं, वो प्लांट के टिश्यूज़ हैं, वो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, क्योंकि माइक्रोस्कोप के बगैर टिश्यूज़ की जो स्टडी है वो पॉसिबल नहीं है। एंड देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन प्लांट्स और एनिमल्स। एनिमल्स में डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स में डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें मेजर देर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़, राइट, और प्लांट्स के इससे डिफरेंट होते हैं। सो द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। द नेक्स्ट ब्रांच इज सेल बायोलॉजी, दैट इज द बेसिक ऑफ बायोलॉजी। सेल, सबसे पहले तो आपको सेल का पता होना चाहिए। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल, या सिंपली द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। लेकिन जो इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सेल। तो ऑब्वियसली अगर हम सेल बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हम सेल को स्टडी करेंगे। सो दिस ब्रांच डील्स विद द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिस। अब यहां एक और न्यू वर्ड है, सेल ऑर्गेनेलिस। सिंपली वो स्ट्रक्चर्स जिनके मिलने से सेल बनता है उन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। जैसा कि न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स है, गोल्जी अपरेटस है, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेलिस, जिनके मिलने से सेल बनता है। सो दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिस। जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि लाइफ के एस्पेक्ट को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे होते हैं और उसके फंक्शंस को स्टडी कर रहे होते हैं। इफ यू वांट टू स्टडी सेल, यू हैव टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड देन द फंक्शन ऑफ द सेल। दिस ब्रांच also deals with the study of cell division, जिसमें आप स्टडी करते हैं हाउ सेल डिवाइड। खास तौर पर आप इसमें जो सेल डिवीजन की टाइप्स हैं उसको पढ़ते हैं, जैसा कि माइटोसिस है, मियोसिस है, और ख़ास तौर पर जो सेल साइकिल है जिसके ज़रिए सेल की डिवीजन होती है उसको भी आप सेल बायोलॉजी के अंदर ही स्टडी कर रहे होते हैं। सो दिस ब्रांच डील्स विद द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस एंड ऑल्सो डील्स विद सेल डिवीजन, राइट। द नेक्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, एक वर्ड आपने यहां रखना है इसके लिए, फंक्शंस। It deals with the study of functions of different parts of an living organism, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट पार्ट्स के मिलने से बनता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी इज दैट कि इसमें आपने पढ़ा है कि इसमें आप क्या स्टडी करते हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, और इसमें आप क्या स्टडी करते हैं, फंक्शन, right? Physiology mean function, morphology mean form and structure. If you study the structure of heart, that is morphology, and if you study the function of heart, that is physiology,
इसी तरह अगर आप किडनी के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो वो मोर्फोलॉजी कहलाएगा, लेकिन अगर आप किडनी के फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ऑफ किडनी या फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। और बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन सब का स्ट्रक्चर और उन सब की जो फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। सो दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है? फिजियोलॉजी। द नेक्स्ट ब्रांच इज genetics. Genetics deals with the study of genes and their roles in inheritance, right? The branch of biology that deals with the study of genes and their roles in inheritance is called as genetics. Before understanding genetics, you should have idea about inheritance. Inheritance किसे कहते हैं? It's an transmission. It's an transmission of characters from one generation to another generation, simply from parents to offsprings, right? The transmission of characters from one generation to another generation is called as inheritance. यानी कि पेरेंट से आगे जो ऑफस्प्रिंग्स में, बच्चों में जो करेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। अब दोबारा वापस आए, डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स में हमने डिस्कस किया द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस। अब जीन्स का रोल क्या होता है? जीन्स हैव रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ दीज कैरेक्टर्स जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। लाइक कलर एक कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है, इंटेलिजेंस एक कैरेक्टर है, बॉडी वेट एक कैरेक्टर है, ठीक है? तो ये वो कैरेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। तो इनको कौन कंट्रोल करता है? इनके बैकएंड पे जीन्स होती हैं। याद रखें कि बिहाइंड एवरी कैरेक्टर देयर इज एन सेपरेट पेयर ऑफ जीन्स। कलर के लिए सेपरेट जीन्स का पेयर होता है, हाइट के लिए सेपरेट जीन्स का पेयर होता है। इसी तरह जितने भी कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, उन सब के बैकएंड पे डिफरेंट पेयर्स ऑफ जीन्स होते हैं जो इंडिविजुअली उनको कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस, राइट? द नेक्स्ट ब्रांच is called as embryology. This branch deals with the study of embryo, or you can say this branch deals with the development of an embryo. Development of an embryo to new and visual। क्योंकि जब एक ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है तो वो डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस में से गुजरते हुए फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप होता है। सो दिस ब्रांच डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू एंड विजुअल, कि कैसे एक एम्ब्रियो से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। द स्टडी इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। यू कैन से कि इट्स एन डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें डेवलपमेंट को स्टडी किया जाता है और ख़ास तौर पर जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं उनको स्टडी किया जाता है। अब एम्ब्रियो को स्टडी करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूँ। आपको पता है कि जो गैमेट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, मेल गैमेट्स एंड
फीमेल गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स होते हैं इनको स्पर्म्स कहते हैं, और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं इनको एग्स कहते हैं, या एक और वर्ड इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है ओवा या ओवम, राइट। इनकी जो आपस में फ्यूजन है, कॉम्बिनेशन है, डेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन, राइट। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि स्पर्म और एग के मिलने से जो एक सिंगल सेल बनता है, दैट सिंगल सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट, राइट। सो होता क्या है कि इस सिंगल सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है। कैसे बनता है? सबसे पहले जाइगोट बनता है बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। देन नेक्स्ट जो इससे स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो और न्यू इंडिविजुअल के दरमियान में एक जो स्ट्रक्चर बनता है इसे कहते हैं फिटस, जो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। और फिर यही एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस। खासतौर पर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें सबसे पहले क्या बनता है? जाइगोट, जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में, देन फिटस, और फिर इनसे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है जिसे हम होल ऑर्गेनिज्म भी कह रहे होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट ब्रांच इज कॉल्ड एज टैक्सोनमी। टैक्सोनमी के लिए आपने 2 कीवर्ड्स याद रखने हैं। दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ organism into groups and subgroups। एक चीज याद रखें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेम्स। एक होते हैं कॉमन नेम्स, एक होते हैं साइंटिफिक नेम्स। जो कॉमन नेम्स होते हैं वो नेटिव होते हैं, ठीक है, एक खास रीजन के होते हैं। लेकिन जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो वर्ल्ड वाइड होते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट, देयर आर 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इन 10 मिलियंस में भी सिर्फ 1/3 है जो अब तक डिस्कवर्ड है, दैट इज नोन बाय बायोलॉजिस्ट, ठीक है। अब जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं उनकी क्लासिफिकेशन है, उनकी ग्रुपिंग है, ठीक है, उनकी फर्दर डिवीजन है इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, और साथ ही साथ उनको साइंटिफिक नेम असाइन किए जाते हैं। द मेथड इज कॉल्ड एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, दैट गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं ये वर्ल्ड वाइड होते हैं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, राइट। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड एज टैक्सोनमी। यानी कि इसमें साइंटिफिक नेम्स असाइन किए जाते हैं और फर्दर ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स की बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है। और अब तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको मेजर 5 ग्रुप्स या यू कैन से 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आप इसको लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।